नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। जैव विविधता अभिसमय CBD के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन COP16 कोलंबिया में संपन्न हुआ। सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के संचालन से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। ILO की एक रिपोर्ट के अनुसार 53% भारतीय महिलाएं देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के कारण कार्यबल से बाहर है। भारत ने ब्राजील में G20 के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह DRRWG की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। समुद्री संरक्षित क्षेत्र MPAs जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं और पोषण सुरक्षा में सुधार कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वैश्विक क्षय रोग TB रिपोर्ट 2024 जारी की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहले मुख्य खबर की ओर। जैव विविधता अभिसमय CBD के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन यानी COP16 कोलंबिया में संपन्न हुआ। दरअसल यह कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क KMGBF को अपनाने के बाद आयोजित होने वाला पहला COP था। यह इस फ्रेमवर्क की प्रगति का आकलन करने और संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। चलिए खबर की बेहतर जानकारी के लिए सबसे पहले जैव विविधता अभिसमय यानी CBD के बारे में समझते हैं। इसका सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था और 1993 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का संधारणीय उपयोग तथा आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों का उचित एवं न्यायसंगत साझाकरण सुनिश्चित करना है। इसके 196 पक्षकार देश हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसमें पहुंच और लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नागोया कुआला लंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल शामिल है। चलिए अब COP16 के मुख्य परिणामों पर एक नजर डालते हैं। इसमें पहला है केली फंड की शुरुआत। डिजिटल अनुक्रम जानकारी से लाभान्वित होने वाली बड़ी कंपनियां अपने लाभ का 1% हिस्सा देशज लोगों की सहायता के लिए देंगी। दूसरा है स्थायी सहायक निकाय की स्थापना के लिए समझौता करना। इसकी स्थापना CBD के अनुच्छेद 8J के तहत अभिसमय की सभी प्रक्रियाओं में देशज लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए की जाएगी। इसके अलावा कुनमिंग बायोडायवर्सिटी फंड KBF का शुभारंभ देखें तो यह एजेंडा 2030 और SDG लक्ष्यों तथा KMGBF के तहत 2050 तक के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने हेतु त्वरित कार्रवाई का समर्थन करेगा। अन्य परिणामों में सिंथेटिक बायोलॉजी, आक्रामक विदेशी प्रजातियों और पारिस्थितिकी या जैविक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों की पहचान आदि पर चर्चा की गई। अंत में KMGBF के बारे में बात कर लेते हैं। KMGBF को कनाडा के मॉन्ट्रियल में 2022 में आयोजित COP15 के दौरान अपनाया गया था। इसमें 2050 के लिए 4 लक्ष्य और 2030 के लिए 23 टारगेट्स शामिल हैं। टारगेट्स में जैव विविधता के समक्ष उत्पन्न खतरों का समाधान करना और संधारणीय उपयोग के माध्यम से लोगों की जरूरतों को पूरा करना आदि शामिल हैं। इसके साथ साथ इसमें 30/30 समझौता अर्थात 2030 तक 30% भूमि और जल क्षेत्र का संरक्षण करना, 2030 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रसार को 50% तक कम करना और पारंपरिक ज्ञान और आनुवंशिक स्रोतों पर आधारित डिजिटल अनुक्रम जानकारी के उपयोग के लिए लाभ साझाकरण हेतु तंत्र तैयार करना भी शामिल है। रुख करते हैं अगली मुख्य खबर का। सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के संचालन से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों के अनुसार इस योजना की देखरेख प्रमुख विभागों के सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जाएगी। इसके अलावा ड्रोन पोर्टल्स इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए रियल टाइम निगरानी एवं ड्रोन आधारित ट्रैकिंग प्रदान करेगा। ड्रोन पोर्टल एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS है। चलिए इस खबर को बेहतर तरीके से समझने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। इस योजना का मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। नमो ड्रोन दीदी योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के उद्देश्य के तहत 2024 से 2025 और 2025 से 2026 की अवधि के दौरान 15,000 चयनित महिला SHGs यानी स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे ताकि कृषि उद्देश्य के लिए किसानों को रेंटल सेवाएं प्रदान की जा सके। इस योजना को इसकी कुछ विशेषताएं खास बनाती हैं, जैसे कि क्लस्टर आधारित कार्यान्वयन,
क्षेत्र या क्लस्टर के चयन के लिए ड्रोन सेवाओं हेतु किसानों की मांग का उनकी ओर से कुछ प्रतिबद्धता के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। अगली विशेषता है वित्तीय सहायता। महिला SHGs को 8 लाख रुपए तक की पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलेगी। इसमें ड्रोन और सहायक उपकरणों की लागत का 80% कवर होगा। SHGs शेष बचे हुए 20% की लागत के लिए 3% के ब्याज अनुदान के साथ राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्त पोषण AIF सुविधा से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी मुख्य विशेषता है इसका प्रशिक्षण। एक पात्र महिला SHG सदस्य को ड्रोन पायलट और एग्रीकल्चर एप्लीकेशन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा अवसंरचना और प्रमुख उर्वरक कंपनियों यानी LFCs से सहायता दी जाएगी। ड्रोन की खरीद, मरम्मत और रखरखाव में LFCs द्वारा SHGs की सहायता की जाएगी। साथ ही LFCs नैनो उर्वरक के उपयोग को भी बढ़ावा देगी। खबर के आखिर में नमो दीदी योजना के महत्व को समझते हैं। इस योजना के जरिए महिलाओं का सशक्तिकरण, कृषि संबंधी दक्षता में वृद्धि और कौशल विकास और साथ ही ज्ञानवर्धन भी होगा। इससे सामुदायिक स्तर पर नेटवर्किंग के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। ILO की एक रिपोर्ट के अनुसार 53% भारतीय महिलाएं देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के कारण कार्यबल से बाहर है। इस रिपोर्ट के अनुसार देखभाल संबंधी जिम्मेदारियां महिलाओं को कार्यबल में भाग लेने से रोकने वाली मुख्य बाधा हैं। हालांकि पुरुष इसके लिए आमतौर पर शिक्षा या बीमारी जैसे अन्य व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर। सबसे पहला बिंदु है कि लैंगिक अंतराल बना हुआ है। 2023 में वैश्विक श्रम बल भागीदारी दर में महिलाएं 48.7% और पुरुष 73% के बीच लगभग 24% का अंतर मौजूद है। दूसरा है देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों का लैंगिक विभाजन। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 748 मिलियन लोग देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के कारण श्रम बल से बाहर है। इनमें से 708 मिलियन महिलाएं हैं। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं के समक्ष कई समस्याएं भी हैं, जैसे कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षा और श्रम बाजार में आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच की कमी। इस रिपोर्ट में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE में निवेश। यह 2035 तक महिलाओं के रोजगार को वैश्विक औसत 56.5% तक बढ़ा सकता है, जो 2019 में 46.2% था। दूसरी है देखभाल संबंधी कार्य में गरिमापूर्ण कार्य के 5 Rs को बढ़ावा देना। इसमें पहचानना यानी रिकॉग्नाइज, कम करना रिड्यूस, पुनर्वितरित करना रिडिस्ट्रीब्यूट, पुरस्कृत करना रिवॉर्ड और प्रतिनिधित्व करना रिप्रेजेंट शामिल है। और तीसरी है डेटा एकत्र करना और प्रसारित करना। भुगतान और अवैतनिक देखभाल संबंधी कार्य आदि पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी मानकों के अनुरूप उपाय किए जाने चाहिए। खबर के अंत में महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत में लागू प्रमुख फ्रेमवर्क जान लेते हैं। पहला है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। संविधान का अनुच्छेद 39D पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन को बढ़ावा देता है। दूसरा है मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961। इसमें 2017 में संशोधन कर मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई। और तीसरा है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। इसमें 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेच सुविधा का प्रावधान किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर का। भारत ने ब्राजील में G20 के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह DRRWG की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। भाग लेने वाले G20 देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने एक मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र को अपनाया है। इसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी DRR के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क को लागू करने हेतु अधिक कार्रवाई का आह्वान किया गया है। इस घोषणा पत्र में DRR के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने और प्रकृति आधारित समाधान तथा पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। चलिए सबसे पहले G20 के DRRWG के बारे में थोड़ा समझते हैं। इसे भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत 2023 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य G20 की कार्यप्रणाली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करना है। DRRWG के तहत प्राथमिकता वाले 5 क्षेत्र हैं, जिनमें
अग्रिम चेतावनी प्रणाली, आपदा अनुकूल बुनियादी ढांचा, DRR वित्त पोषण, आपदा संबंधी पुनर्बहाली, पुनर्वास और पुनर्निर्माण और DRR के लिए प्रकृति आधारित समाधान एवं पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण शामिल है। चलिए इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये 15 वर्षीय गैर बाध्यकारी समझौता है जिसमें 7 लक्ष्य हैं। ये पिछले ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से 2015 का एडवांस्ड वर्जन है। इसे 2015 में जापान के सेंडाई में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। DRR आपदाओं के कारकों का विश्लेषण करने और उन्हें कम करने के लिए व्यवस्थित प्रयासों के माध्यम से आपदा जोखिमों को कम करने की अवधारणा और प्रथा है। इसका उद्देश्य आपदा जोखिम में कमी लाने के साथ साथ जीवन, आजीविका और स्वास्थ्य तथा आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय संपत्तियों को होने वाले नुकसान में काफी हद तक कमी लाना है। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 के तहत 2030 तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 7 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसमें मुख्य रूप से कुछ पहलुओं को काफी हद तक कम करना और कुछ को काफी हद तक बढ़ाना शामिल है। इसमें आपदा से संबंधित वैश्विक मौतों, प्रभावितों की संख्या, GDP के संदर्भ में होने वाली आर्थिक हानि और महत्वपूर्ण अवसंरचना तथा सेवाओं में आने वाली बाधाओं को काफी हद तक कम किया जाना है। वहीं 2020 तक राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR संबंधी रणनीति तैयार करने वाले देशों की संख्या, विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अग्रिम चेतावनी प्रणाली तथा DRR सूचनाओं की उपलब्धता एवं उनकी पहुंच को काफी हद तक बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस फ्रेमवर्क की प्राथमिकताओं में आपदा जोखिम को समझना, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए आपदा जोखिम संबंधी गवर्नेंस को मजबूत करना, लचीलेपन के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करना और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा संबंधी तैयारी को बढ़ाना और पुनर्बहाली, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण में बिल्ड बैक बेटर को अपनाना शामिल है। और अब बात करते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की। समुद्री संरक्षित क्षेत्र MPAs जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं और पोषण सुरक्षा में सुधार कर सकते हैं। एक अध्ययन में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि समुद्री संरक्षित क्षेत्र MPAs के प्रबंधन और गवर्नेंस से जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकता है तथा पोषण सुरक्षा में सुधार हो सकता है। सबसे पहले इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले ध्यान देने वाला बिंदु है सस्टेनेबल यूज MPAs का योगदान। ये वैश्विक मत्स्यन में लगभग 13.6%, मत्स्य राजस्व में 14% और वैश्विक पोषक तत्व आपूर्ति में 13.7% का योगदान करते हैं। कुल वैश्विक मत्स्यन का 7% अनन्य आर्थिक क्षेत्रों EEZ से प्राप्त किया जाता है। दूसरा है पोषण की दृष्टि से सुवेद्य तटीय समुदायों में MPAs की स्थापना। इससे मानव स्वास्थ्य और पोषण में सुधार हो सकता है। चलिए अब समुद्री संरक्षित क्षेत्र यानी मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज MPAs और उनका महत्व समझते हैं। पर्यावरणीय सूचना प्रणाली ENVIS के अनुसार MPAs अनिवार्य रूप से समुद्र में वे स्थल हैं जहां मानव गतिविधियों को आसपास के जल क्षेत्र की तुलना में अधिक सख्ती से विनियमित किया जाता है। इन स्थानों को स्थानीय, राज्य, प्रादेशिक, देशज, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा प्राकृतिक या ऐतिहासिक समुद्री संसाधनों के लिए विशेष सुरक्षा दी जाती है। MPAs के महत्व की बात करें तो MPAs प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों की रिकवरी में सहायता करते हैं और आनुवंशिक सामग्री के भंडार के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा समुद्री प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आश्रय भी एक महत्व है। दरअसल MPAs विविध समुद्री प्रजातियों को अत्यधिक मत्स्यन, पर्यावास हानि और प्रदूषण जैसे खतरों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये क्षेत्र वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ स्थल के रूप में काम करते हैं, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी के बारे में नई अंतर्दृष्टि मिलती है। साथ ही MPAs प्रकृति आधारित मनोरंजन और पर्यटन स्थलों के रूप में कार्य करते हैं और ये जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन में भी सहायता करते हैं। इतना ही नहीं, MPAs के संरक्षण में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि नियमों को लागू करने में कठिनाइयां, पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता, स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका प्रभावित होती है आदि। खबर के अंत में समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए संचालित वैश्विक पहलों पर भी चर्चा कर लेते हैं।
कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क का लक्ष्य 2030 तक पृथ्वी के महासागरों और भूमि के 30% हिस्से का संरक्षण करना है। और दूसरी है एग्रीमेंट और मरीन बायोडायवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन यानी हाई सीज टीटी। भारत में एमपीएस देखें तो तमिलनाडु में स्थित मन्नार की खाड़ी समुद्री पाक, पश्चिम बंगाल का लोथियम द्वीप, उड़ीसा में स्थित गहीर माथा आदि हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक क्षय रोग यानी टीबी रिपोर्ट 2024 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी के मामले और इससे जुड़ी मौतों में कुछ कमी आई है, फिर भी यहाँ टीबी के रोग सबसे अधिक है। टीबी एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह सबसे अधिक फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसका उपचार एवं रोकथाम दोनों ही संभव है। यह हवा के माध्यम से फैलता है। जब फेफड़े के टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता, छींकता या थूकता है तब इसका संचरण होता है। सबसे पहले इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 2023 में टीबी संभवतः कोविड-19 को पीछे छोड़ते हुए विश्व स्तर पर मृत्यु का प्रमुख कारण बन गई थी। टीबी उपचार के कवरेज की बात करें तो 2027 तक 90% के लक्ष्य को देखते हुए 2023 में 75% कवरेज प्राप्त किया गया है। इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित भी कुछ बिंदु बताए गए हैं, जैसे कि 2023 में वैश्विक टीबी रोगों में से 26% मामले तथा टीबी से संबंधित वैश्विक मृत्यु में से 26% मौतें भारत में दर्ज की गई थी और बहु औषधि प्रतिरोधी या रिफैम्पिसिन प्रतिरोधी टीबी के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। चलिए अब रिपोर्ट में उजागर किए गए मुद्दों के बारे में बात करते हैं। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अपर्याप्त वित्त पोषण। ये 2023 में मात्र 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2027 तक प्रति वर्ष 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक लक्ष्य का मात्र 26% है। टीबी अनुसंधान में वित्त पोषण ये 2027 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को देखते हुए 2022 में केवल 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। और तीसरा है स्वास्थ्य पर अत्यधिक खर्च लागत, जो कि वार्षिक घरेलू आय के 20% से अधिक है। वैश्विक स्तर पर लगभग 50% टीबी प्रभावित परिवारों को इलाज के लिए अत्यधिक खर्च वहन करना पड़ता है, जो WHO के टीबी उन्मूलन रणनीति के शून्य लक्ष्य से कहीं अधिक है। इसी के साथ खबर के आखिर में टीबी की रोकथाम के लिए भारत में शुरू की गई पहलों पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। सार्वभौमिक औषधि संवेदनशीलता परीक्षण UDST यह उपचार शुरू होने से पहले या उसके दौरान दवा प्रतिरोध की संभावना को खारिज करने के लिए किया जाता है। वहीं नई दवाओं को भी शामिल किया जा रहा है। उदाहरण के लिए दवा प्रतिरोधी टीबी के प्रबंधन के लिए बेडाक्विलिन और डेलामानिड को शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है इंडोनेशिया। इस देश की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर माउंट लोवोटोबी लाकी स्थित लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ऐसे में इस देश के बारे में जानना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूहों में से एक है। यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य भूमि से दूर स्थित है। इंडोनेशिया में 5 मुख्य द्वीप हैं: सुमात्रा, जावा, कालीमंतन, सुलावेसी और पापुआ। इसकी सीमाएं मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी और पूर्वी तिमोर से लगती हैं। इस देश की भौगोलिक विशेषताओं पर नजर डालें तो ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में अत्यधिक हलचल होती है। इस क्षेत्र में प्लेटों के बार बार टकराने और खिसकने से तीव्र भूकंप एवं सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। इंडोनेशिया में 100 से भी अधिक सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं, जैसे माउंट मेरापी, माउंट क्राकाटोआ आदि। भूमध्य रेखा के निकट अवस्थित होने की वजह से यहाँ की जलवायु लगभग पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडोनेशिया भारत के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक था। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG द्वारा आयोजित गंगा उत्सव 2024 में रिवर सिटीज अलायंस के अंतर्गत कई नदी शहरों की भागीदारी देखी गई। यह शहरी नदियों के संधारणीय प्रबंधन और नवाचार को समर्थन देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 2 मिलियन आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत किए गए हैं। इसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें आवश्यक कौशल उन्नयन प्रदान करना है। केंद्र सरकार ने अपतटीय खनन के लिए पहली अपतटीय खनिज नीलामी से पहले नई रॉयल्टी दरें जारी की। अपतटीय खनन में गहरे समुद्र नितल से 200 मीटर से अधिक की गहराई पर खनिज भंडार का खनन किया जाता है। हाल ही में स्पेन में डिप्रेशन एस्लेडा एंड निवेल्स अल्टोस यानी डाना के कारण विनाशकारी बाढ़ आई है। डाना एक ऐसी परिघटना है जिसमें ठंडी ध्रुवीय वायु राशि ध्रुवीय जेट धारा से अलग हो जाती है और 5 से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रीय परिसंचरण करने लगती है। संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी पहली बार ऊर्जा उद्योग में अत्यधिक स्वायत्त एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करने जा रही है। इसरो ने चंद्र मिशन प्रयोगों की योजना बनाने के लिए लद्दाख के लेह जिले में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। इसे इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र AAKA अंतरिक्ष स्टूडियो लद्दाख विश्वविद्यालय और IIT बॉम्बे के सहयोग से विकसित किया गया है। GES प्रणाली सौर और पवन ऊर्जा के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण के विकल्प के रूप में सामने आई है। ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज यानी GES एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा भंडारण प्रणाली है जो विद्युत भंडारण और उत्पादन के लिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करती है। थाडो सम्मेलन ने मणिपुर में थाडो जनजाति की विशिष्ट संस्कृति की रक्षा के लिए 10 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया। थाडो जनजाति मणिपुर में इम्फाल घाटी की देशज गैर नागा जनजाति है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।